हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एल टी ई। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं एल टी ई को हमने अपडेट किया है। एल टी ई से अब इसका नाम लेज़ी ज्ञान रखा है। लेज़ी ज्ञान। तो अब आपका स्वागत है आपके चैनल लेज़ी ज्ञान में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ईवीएस के संपूर्ण निचोड़ का सेकंड पार्ट देखा था। आज हम लोग ईवीएस के संपूर्ण निचोड़ का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं ईवीएस के संपूर्ण निचोड़ थर्ड पार्ट की ओर। दोस्तों, हम लोगों ने ईवीएस पार्ट सेकंड को डिस्कस किया था। आइए आप लोगों को ईवीएस पार्ट सेकंड के कुछ टॉपिक का क्विक रिवीजन कराता हूँ। उसके बाद मैं ईवीएस के पार्ट थर्ड की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग यह चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1969 पर चांद की ज़मीन पर पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यह यूएसए अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। नीम और कीकर की लकड़ी बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है। नीम की लकड़ी औषधि के रूप में भी प्रयोग की जाती है। नीम और कीकर की लकड़ी की खासियत यह है कि नीम और कीकर पे दीमक या घुन नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है। पोचमपल्ली जिला, जहाँ पर ज़्यादातर बुनकर परिवार रहता है, या हम कह सकते हैं कि पोचमपल्ली ज़िले में अधिकतर बुनकर परिवार, जिनको हम जुलाहा कहते हैं, बुनकर परिवार पाए जाते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को बुजम्मा कहा जाता है। मलयालम में चाचा को चिटप्पन और चाची को बुजम्मा कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं ईवीएस के संपूर्ण निचोड़ पार्ट थर्ड की ओर। पार्ट थर्ड का या तीसरे भाग का पहला टॉपिक है मिज़ोरम। दोस्तों, मिज़ोरम भारत का राज्य है। यह भारत के नक्शे में उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मिज़ोरम राज्य भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है। मिज़ोरम राज्य में मिज़ो भाषा बोली जाती है, यानी कि मिज़ोरम की बोलचाल की भाषा मिज़ो है। अगला टॉपिक है पश्मीना शाल। दोस्तों, पश्मीना शाल एक विशेष प्रकार का शाल होता है। यह बहुत ही गर्म शाल है। पश्मीना शाल की तुलना हम अपने 6 स्वेटरों से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 6 स्वेटर पहना दिए जाएं और उसी व्यक्ति को फिर बाद में पश्मीना शाल से पहनाकर तुलना कराई जाए, तो वह व्यक्ति यह बताएगा कि पश्मीना शाल बहुत ही गर्म है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 स्वेटर के बराबर गर्मी एक पश्मीना शाल में होती है। यह पश्मीना शाल पहाड़ी बकरी की खाल के बालों से बनाई जाती है। पहाड़ी बकरी, या हम कह सकते हैं पहाड़ी भेड़ों के खाल की बालों से बनाई जाती है। और इस बकरी की नस्ल को हम मैरिनो के नाम से जानते हैं। मैरिनो नस्ल की बकरी, जिसकी खाल के बालों से पश्मीना शाल बनाया जाता है। और ये जो बकरी है या ये जो भेड़ है, यह
जमीन से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शाल बनाने में लगभग 250 घंटे यानी कि 250 आवर्स लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ज़मीन उपजाऊ कैसे होती है? दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ज़मीन उपजाऊ कैसे बनती है। उसमें कुछ ऑप्शंस दिए थे, उनमें से ये ऑप्शन सही था, जड़ों से, पत्तों से और शाखाओं से। दोस्तों, इसको आप इस तरह समझिए, जैसे देखते हैं कि गांव में खेती की जाती है। खेती करने के बाद कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको काट कर खेत पे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे वह फसल सड़ जाती हैं और खेत पे एक प्रकार से जैविक खाद का कार्य करती हैं या खेत को उपजाऊ बना देती हैं। केचुआ। दोस्तों, आप लोग केचुए को तो देखा ही होगा। केचुआ किसान का मित्र होता है। यह ज़मीन पर रहता है और ज़मीन पर बहुत सारे छिद्र बनाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि केचुआ खेतों में रहता है। वह खेतों को खोखला या पोल कर देता है, जिसकी वजह से ज़मीन बहुत ही पोल हो जाती है और उसमें फसल की जड़ें बहुत ही आसानी से फैल सकती हैं। केचुओं से ज़मीन बहुत ही उपजाऊ हो जाती है, यानी कि केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, बस इन्हीं कारणों की वजह से। झूम की खेती। दोस्तों, झूम की खेती एक विशेष प्रकार की खेती है। यहाँ पर एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उस पर खेती नहीं करते हैं। फिर इस खाली जगह पर जो भी वृक्ष उगता है, जैसे बांस का हो या अन्य कोई पौधा उगाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे वहीं पर जला दिया जाता है और उसकी राख को उसी खेत में पड़े रहने दिया जाता है, जिससे कि वह राख खेत पर खाद का काम करती है। यानी कि यह राख खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। दोस्तों, आइए ले चलते हैं आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के पास। दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, आनुवांशिकी की खोज करने वाले और कोई नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, जिनका जन्म 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी की खोज के लिए मटर के पौधे में प्रयोग किया था। दोस्तों, प्रयोग में उन्होंने मटर में कुछ ऐसे गुण पाए थे, जैसे मटर का जोड़ियों में आना, बीजों का चिकना होना या बीजों का खुरदुरा होना या बीजों का पीला होना या बीजों का हरा होना आदि प्रयोग इन्होंने किए थे और मटर के प्रत्येक भाग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अगला टॉपिक है चिराव नाच। दोस्तों, चिराव नाच मिजोरम का प्रसिद्ध नाच है। यह नाच फसल के कटने पर किया जाता है। दोस्तों, मिजोरम में जब फसल कटती है, फसल कटने के उपरांत पे एक नाच किया जाता है। इस नाच को हम चिराव नाच के नाम से जानते हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि चिराव नृत्य मिजोरम का है। दोस्तों आइए मैं आपको पोलियो के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने माइंड पे एक बात याद कर लीजिए कि जो पोलियो रोग है ये जन्मजात रोग नहीं होता। पोलियो रोग जीवाणु से फैलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पोलियो बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया से पोलियो रोग होता है और यह जन्मजात नहीं होता है, जन्म के उपरांत, जन्म के बाद होने वाला रोग है यह। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पक्षियों के दुश्मन कौन कौन हैं? आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। मनुष्य, जानवर व अन्य पक्षी। दोस्तों अन्य बड़े पक्षी अपने से छोटे पक्षियों को परेशान करते हैं, वह उनके घोंसले और उनके अंडों को तोड़कर खा जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पक्षियों की दुश्मनी मनुष्य से भी है, जानवरों से भी है और पक्षियों से भी है। दोस्तों पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे होते हैं? तो इसका सही आंसर था दोस्तों गाय। यानी कि हम कह सकते हैं कि गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे होते हैं। गाय के ऊपरी जबड़े पर दांत नहीं पाया जाता, गाय के निचले जबड़े पर ही दांत पाए जाते हैं। बिल्ली। दोस्तों बिल्ली के दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और बिल्ली के दांत नुकीले इस वजह से भी होते हैं क्योंकि बिल्ली मांसाहारी होती है और नुकीले दांत मांस को फाड़ने का कार्य करती हैं, जिससे बिल्ली बहुत ही आसानी से मांस को फाड़कर खा जाती है। गिलहरी। दोस्तों गिलहरी के दांत बहुत ही पैने होते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दोस्तों कमाल की बात यह है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। काटते कुतरने से इनके दांत घिसते रहते हैं। दोस्तों गिलहरी अपने दांतों से कुछ न कुछ दिन भर कुछ न कुछ खाती ही रहती है, कुछ न कुछ कुतरती ही रहती है, तो इस वजह से उसके दांत घिसते रहते हैं। नहीं तो एक ऐसा टाइम आ जाए कि उसके दांत बहुत ही बड़े हो जाएं, तो वह अपने दांतों को घिसने के लिए कुतरती है, काटती है, फलों को खाती है, दिन भर उसका मुंह चलता रहता है। दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ चील, गिद्ध और बाज के पास। दोस्तों चील, गिद्ध और बाज ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंसानों की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देखने वाले पक्षी हैं ये। दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कुछ ऐसे गांव हैं जिनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना है, पर आप लोग गेस करिए कि यह किस राज्य में उपस्थित हैं। पहला गांव है नल्लामड़ा गांव। नल्लामड़ा गांव आंध्र प्रदेश में है। दूसरा गांव बाजार गांव के नाम से विख्यात गांव है। यह गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कप परेड। दोस्तों कप परेड मुंबई में स्थित है तथा होलकुंडी नामक गांव, होलकुंडी गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों नल्लामड़ा गांव आंध्र प्रदेश में, बाजार गांव महाराष्ट्र में, कप परेड मुंबई में, होलकुंडी गांव कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बरगद के पेड़ यानी कि बनियान ट्री की। दोस्तों बरगद के पेड़ की खासियत यह है कि
कि यह पेड़ बहुत ही अधिक समय तक या बहुत ही अधिक वर्षों तक जिंदा रहता है। यह बहुत ही अधिक समय तक रहता है। बरगद के पेड़ में बहुत सारी जड़ें तनों से नीचे की ओर लटकती रहती हैं। ये जड़ें तनों से नीचे की ओर लटकते हुए ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और वह भी ज़मीन से पोषक तत्वों को पेड़ में पहुंचाने का कार्य करती हैं और पेड़ को सहारा भी देती हैं। गांव के बच्चे बरगद की इस लटकन को या इस लटकती हुई जड़ों से झूला झूलते हैं। यह जड़ें लटकते हुए बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और पेड़ को सहारा देने का कार्य करने लगती हैं तथा ज़मीन से आवश्यक तत्वों को भी पोषक तत्वों को भी पेड़ के तनों तक पहुंचाती हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा रेगिस्तानी ओक। दोस्तों, रेगिस्तानी ओक एक विशेष प्रकार का वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की लंबाई बहुत ही अधिक होती है, पर लंबाई होने के साथ साथ इसकी मुख्य खासियत यह है कि इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। दोस्तों, रेगिस्तानी ओक की जड़ें बहुत ही गहराई तक जाती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30 पेड़ ज़मीन पर लिटा दिया जाए तो जितनी जगह वो 30 पेड़ घेरेंगे लगभग उसी के सिमिलर ही ज़मीन के अंदर रेगिस्तानी ओक की जड़ें जाती हैं। यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब तक रेगिस्तानी ओक की जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तब तक वह ज़मीन के अंदर बढ़ती रहती हैं। दोस्तों, रेगिस्तानी ओक की खासियत यह है कि इसकी जो जड़ें हैं ज़मीन के बहुत ही नीचे होती हैं। वह ज़मीन के नीचे से पानी निकाल कर तनों में इकट्ठा करती हैं और वहाँ इलाके के लोग या उस एरिया के लोग रेगिस्तानी ओक के तने को किसी भी धारदार हथियार से काट कर उसमें पाइप डालकर पानी निकालते हैं। एक प्रकार से रेगिस्तानी ओक हैंड पंप का कार्य करता है। वहाँ के आवासीय लोग यानी हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग रेगिस्तानी ओक में पाइप डालकर पानी निकालते हैं और उसका प्रयोग पीने में या अन्य रूप से करते हैं। बिहू त्यौहार। दोस्तों, बिहू त्यौहार या बिहू नृत्य। दोस्तों, बिहू एक प्रकार का त्यौहार है और इस त्यौहार पे किए जाने वाले नृत्य को बिहू नृत्य कहते हैं। बिहू नृत्य असम में किया जाता है। दोस्तों, असम में जब चावल की फसल कट जाती है तब बिहू नाच किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब असम में चावल की फसल काटी जाती है उसके बाद जो नाच किया जाता है उस नाच को बिहू कहते हैं और बिहू नाच असम का है। बिहू के एक दिन पहले शाम को अरूका कहते हैं। यानी कि अगर आज शाम को अरूका है तो कल बिहू त्यौहार मनाया जाएगा और बिहू त्यौहार में ही बिहू नृत्य किया जाता है। दोस्तों, असम में चावल की दो मुख्य प्रजातियां हैं या दो प्रकार के चावल हैं, बोरा और चेवा। बोरा और चेवा चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और असम में ज़्यादातर यही चावल खाए जाते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको ले चलता हूँ मुख्तारपुर गांव में। दोस्तों, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश राज्य के
पोचमपल्ली जिले में उपस्थित है। वही पोचमपल्ली जिला जहाँ पर अधिकतर परिवार बुनकर पाए जाते हैं, यानी कि मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर चेन्नई से कोच्चि ट्रेन के द्वारा जाएं तो कितना समय लगता है? जी हाँ दोस्तों, चेन्नई से कोच्चि ट्रेन के द्वारा जाने पर 12 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 12 घंटे का। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि चेन्नई से कोच्चि जाने पर ट्रेन द्वारा कितना समय लगेगा, तो लगभग 12 घंटे ही लगते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा आबू धाबी। आबू धाबी आबू धाबी देश एक रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि जो आबू धाबी देश है यहाँ पर बहुत ही रेगिस्तानी इलाका है। इसको हम डेजर्ट एरिया बोलते हैं। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ बारिश होती ही नहीं है। यहाँ पानी बहुत ही कीमती है। दोस्तों, जहाँ बारिश नहीं होगी, जहाँ पानी नहीं होगा, रेगिस्तानी एरिया होगा, वहाँ पर पानी की कीमत तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, यहाँ ना ही नदियाँ, ना ही झील, ना ही तालाब और ना ही बारिश होती है। ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। दोस्तों, आबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी भाषा है और यहाँ का मुद्रा दिरहम है, यानी कि आबू धाबी में दिरहम चलते हैं, जैसे भारत में रुपए चलते हैं। दोस्तों, आबू धाबी की खासियत यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खजूर के पेड़ दिखते हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है, यानी कि पानी नहीं निकलता, वहाँ क्या निकलता है? तेल। और तेल कैसा? यहाँ पेट्रोल पाया जाता है। दोस्तों, आबू धाबी में पेट्रोल के कुएं हैं, यानी कि जहाँ पर पेट्रोल का कुआं हो वहाँ पेट्रोल तो फिर बहुत ही सस्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, आबू धाबी में पेट्रोल बहुत ही सस्ता है। पानी से भी सस्ता पेट्रोल है वहाँ, क्योंकि वहाँ पर पानी की बूंद तो नहीं पाई जाती, पर पेट्रोल ही पेट्रोल पाया जाता है। इस वजह से अपने भारत में पानी से भी सस्ता पेट्रोल पड़ता है आबू धाबी में। अगला टॉपिक है वाहिदा प्रिज्म। दोस्तों, वहीदा प्रिज्म एक महिला का नाम है। ये कोई प्रिज्म नहीं है जिस पे सफ़ेद प्रकाश डालो तो 7 रंग में व्यक्त हो जाए। जी नहीं दोस्तों, वाहिदा प्रिज्म एक महिला हैं जो लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुकी हैं। यह नौसेना में डॉक्टर भी थी। ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। समझ में आई बात? जी हाँ, वाहिदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर महिला हैं। इनकी खासियत ये है कि इन्होंने अकेले ही पूरी परेड की कमान संभाली थी। यह पहली महिला हैं जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। अब बात हम करते हैं प्रिज्म की। दोस्तों, प्रिज्म की बात करते हैं। प्रिज्म त्रिभुज की आकृति का कांच का एक टुकड़ा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रिज्म कांच का होता है और इसकी आकृति त्रिभुज के जैसे होती है। प्रिज्म पर सफ़ेद लाइट पड़ने पर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही 7 रंग जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सफ़ेद प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह अपने 7 रंगों में अपघटित हो जाता है। सफ़ेद प्रकाश कहिए
या श्वेत प्रकाश कहिए, बात एक ही है। और 7 रंग इंद्रधनुषी रंग होते हैं, विबग्योर या बैनी ऑफ पीनाला। अगला टॉपिक है दोस्तों स्कीटपोपुल। दोस्तों स्कीटपोपुल एक विशेष प्रकार का पुल है जो लद्दाख गांव में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि लद्दाख में गांवों में पाए जाने वाला पुल है। वहाँ के बच्चे इस पुल से आवागमन करते हैं। इस स्कीटपोपुल लद्दाख गांव में है। लद्दाख की खासियत यह है कि वहाँ के बच्चे माँ को अम्मा ले और पिताजी को अब्बा ले कहकर बुलाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ माँ को मम्मी और पिताजी को पापा कहते हैं, वैसे ही लद्दाख गांव के बच्चे माँ को अम्मा ले और पापा को अब्बा ले कहते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आपको यह वीडियो देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों अगर आप सीटेट 2021 को क्लियर करना चाहते हैं या सीटेट में आपको ईवीएस पोर्शन कवर करना है तो उसके लिए ये 3 वीडियो सफिशिएंट है आपके लिए। इन 3 वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए और इसके बाद फिर आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैटर सफिशिएंट है क्योंकि 15 नंबर का कंटेंट पोर्शन और 15 नंबर की साइकोलॉजी आनी है, तो 15 नंबर के कंटेंट पोर्शन के लिए ये सफिशिएंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।